नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1995 से लेकर 2019 तक जो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है सीएसई, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे ये लास्ट लेक्चर होगा और इस सीरीज का जो प्राचीन भारत विषय की जो सीरीज चल रही है इसमें ये लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके होंगे 120 प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्राचीन भारत के जो सवाल आए हुए हैं 1995 से लेकर 2019 तक, तो ये सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो सवाल है, पहला सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था 2017 में पूछे गए सवाल है। ऑप्शन यहाँ पे काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम इसको बोल सकते हैं, या नेल्लूर, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, यानी मोटूपल्ली, मोटूपल्ली, ठीक है। ऑप्शन इसका बी, मोटूपल्ली। जानेंगे क्यों यहाँ पे। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार वर्तमान कृष्ण जिले जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, इसमें एक समुद्री पतन था जो मोटूपल्ली के नाम से जाना जाता था, तथा जो गणपति राज्य का भाग था यह काकतीय शासकों के लिए अति महत्वपूर्ण था। और 1289 से लेके 1293 तक, 1289 से लेके 1293 तक के मध्य भारत के दौर पर रहने वाला मार्को पोलो ने मठफिली के रूप में एक राज्य का वर्णन किया था, जिसकी शासिका बोल सकते हैं, वो थी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी इसकी शासिका थी या शासक बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है बी, आंसर है बी यानी मोटूपल्ली। अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ पे भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। 2018 में पूछे गए सवाल है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बौद्ध मत, दूसरा है जैन मत, वैष्णव मत और शैव मत। देखना है हमें इसका आंसर क्या है। तो ये है बी, बी यानी यहाँ पे है जैन मत, जैन मत, ठीक है। जानेंगे क्यों। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 के आसपास लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इस संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान निराकार है, अतः किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। अगला सवाल यहाँ पे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। 2018 में पूछे गया सवाल है। अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और पद्मपाणि। हमको जानना है इसका उत्तर। इसका उत्तर है सी, ठीक है, सी है मैत्रेय, मैत्रेय। जानेंगे क्यों। बौद्ध धर्म में उल्लेखित पारलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ है भावी बुद्ध। मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, भावी बुद्ध, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। मैत्रेय बुद्ध पांचवें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार मैत्रेय बुद्ध को भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है, जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुआ है। विभिन्न बुद्ध सूत्रों जैसे अमिताभ सूत्र, साथ ही कमल सूत्र के अनुसार मैत्रेय बुद्ध को अजीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजीता, ठीक है। इस प्रकार मैत्रेय भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो यहाँ पे आंसर है सी, ठीक है। आंसर है कौन सा, सी, मैत्रेय। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शिल्प यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे बताना है किस राज्य की परंपरा ये है, ठीक है। ये युग यहाँ पे बना दिए गए हैं कि किस राज्य से कौन सा शिल्प यहाँ पर संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं थुलुकुली, थुलुकुली शॉल, ये है तमिलनाडु संबंधित, यहाँ पे ऐसे दिए गए। और सुजनी कढ़ाई यहाँ पे युग बना के दिए गए महाराष्ट्र से। उपाड़ा जामदानी साड़ी यहाँ पे युग बना के दिए गए हैं कर्नाटक से। तो क्या ये सही है। ये तीनों या फिर हमको यहाँ पे ये चूज करना है कि उपरोक्त युग में से कौन सा सुमेलित है। केवल एक और दो, केवल 3 और 2 और 3। यहाँ पे हमको बताना है कि इन युगों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सुजनी कढ़ाई है वो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। वो पाड़ा जामदानी है, वो साड़ी जो कर्नाटक संबंधित नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पुथुक्कुली शॉल है जो तमिलनाडु संबंधित है, यानी ऑप्शन है ए, केवल एक, ठीक है, केवल एक। जानेंगे क्यों। यहाँ पे सुजनी का संबंध है बिहार से और उप्पाड़ा जामदानी साड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसलिए यहाँ पे ये जो युग में दिए गए ये 2 गलत है और सिर्फ एक इसका आंसर, यानी केवल एक, और केवल एक है सिर्फ किस वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परंपरा यहाँ पे दी गई और राज्य यहाँ पे दी गए।
चपचार कुट त्योहार, यहाँ पे संबंध दिए गए मिजोरम से। खोंगजोम परबा गाथा गीत, इसका संबंध दिया गया मणिपुर से। थांगटा नृत्य, इसका संबंध दिया गया सिक्किम से। यहाँ पे उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है, ये हमको बताना। 2018 में पूछेगा सवाल है। केवल एक और दो, केवल 3 और 2 और 3, यहाँ पे बताना है। इसका आंसर हम देखते हैं बी, इसका आंसर है बी। ठीक है, 1 और 2, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। जानेंगे क्यों। थांगटा नृत्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। क्या है जो थांगटा नृत्य है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। थांग का मतलब है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। यह मूल रूप से हमले और रक्षा का एक नकली लड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संबंध है किससे, यहाँ सिक्किम से नहीं है, इसका संबंध है कहाँ से, इसका संबंध है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से। तो ये तीसरा वाला गलत है, यानी यहाँ पे ऑप्शन है क्या, बी। ऑप्शन है बी, यानी 1 और 2 सही, 1 और 2 यहाँ पर सही, यानी 1 और 2 किस में सही है, ऑप्शन बी में सही आ रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। हम निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, चनहुदड़ो, कोटजीजी, सोहगोरा या देसलपुर। तो ये है आंसर इसका सी, सोहगोरा। ठीक है, सोहगोरा, इसका आंसर सी। जानेंगे क्यों। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में अवस्थित है और यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। शाहगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। 2019 में पूछेगा सवाल है। पहला ऑप्शन है कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी या शाहगोरा। तो इसका आंसर है ए, यानी यहाँ पे कंगनहल्ली, कंगनहल्ली। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। यहाँ पे जानेंगे क्या है इसके पीछे कारण। कंगनाहल्ली कर्नाटक के सन्नति से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहाँ एक प्राचीन महास्तूप बौद्ध स्थल मिला है। यहाँ के खंडहर हो चुके बौद्ध स्तूपों से अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र यानी महिला, इसको हम बोल सकते हैं महिला परिचारिकाओं और रानियों से घिरा हुआ। ठीक है, जो उत्कीर्ण चित्र है वो महिला परिचारिकाओं और रानियों से घिरा हुआ है, ये प्रकट किया गया था। उत्खनन यानी एक्सकेवेशन, उत्खनन यानी एक्सकेवेशन जो खुदाई वगैरह होती है। ठीक है, एक्सकेवेशन में पाए गए कि यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज में राया अशोक नाम का एक पत्थर की नक्काशीदार स्लैब शामिल है। नक्काशीदार स्लैब यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए, कंगनहल्ली। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपरोक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही सही, डी यानी 1, 2 और 3, ये तीनों ही जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं या फिर जो विशेषता है, तीनों विशेषता महायान बौद्ध मत की है, ये तीनों ही इससे संबंधित है, यानी आंसर डी 1, 2 और 3 सही। यानी यहाँ पे क्यों, थोड़ा सा डिस्कशन हम देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के निर्माण के 100 वर्षों के बाद बौद्धों में मतभेद उभरकर सामने आने लगे। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद करने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग से संघ बना लिया और स्वयं को महासांघिक नाम दिया। क्या नाम दिया, महासांघिक। तथा जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सांघिक नाम दिया गया। जिन्होंने इनको निकाला था उनको नाम दिया गया हीन सांघिक, जो आगे चलकर महायान तथा हीनयान शाखाएं कहलाई। महायान और हीनयान शाखाएं आगे चलकर कहलाई। महायान शाखा के लोग नवीनतावादी विचारधारा के थे। महायान शाखा का अर्थ है बोधिसत्व, गुणों का स्थानांतरण, अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्ध की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया, उसके बाद दूसरे लोगों को भी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देना ही बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या है, दूसरे लोगों को भी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देना। इसके अनुयायी कहते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण का मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल या असंभव है तथा उन्हें इस कार्य में सहायता मिलनी चाहिए। इन लोगों को मानना है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। भारत में वैदिक काल के पतन और अनीश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ।
बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और हजारों की संख्या में संपूर्ण देश में बौद्ध विहार बनने लगे, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां रखकर उनकी पूजा होने लगी। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था, यानी ये तीनों यहाँ पे जो विशेषता दी गई वो सही है, ऑप्शन है इसका डी। अगले सवाल पे आते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि, जिसको विष्टि के नाम से भी जानते हैं, किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2019 में पूछा गया सवाल है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात्श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो आंसर इसका ए वाला सही। इस राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ठीक है, जानेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। समकालीन लेखों में विष्टि बेगार का भी उल्लेख मिलता है। लेखों में विष्टि बेगार का भी उल्लेख मिलता है और संभवतः इस काल में यह भी एक प्रकार का कर था। क्या था? कर, यानी टैक्स था। टैक्स था। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था। वात्सायन के कामसूत्र से पता चलता है कि गांवों में किसानों स्त्रियों को मुखिया के घर के विविध प्रकार के काम जैसे अनाज रखना, घर की सफाई, खेतों में काम करना आदि के लिए बाध्य किया जाता था और इसके बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। कुछ विद्वान इस विवरण के आधार पर गुप्त काल में विष्टि के व्यापक, विष्टि यहाँ पे विष्टि यानी बेगारक, ठीक है, सॉरी बेगारक नहीं, विष्टि बेगारक, यहाँ पे बलाश्रम, विष्टि यानी बलाश्रम, ठीक है, के व्यापक रूप से प्रचलित होने का निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, यानी ए वाला यहाँ पे सही है। 119 सवाल का ऑप्शन है ए। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं इस सीरीज का, प्राचीन भारत सीरीज का। ठीक है, प्राचीन भारत में जो पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है उसका। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। 2019 में पूछे गया सवाल है, तो इसका आंसर है डी, विजयनगर। विजयनगर संबंधित जानेंगे क्यों? विजयनगर साम्राज्य कला की हर विधा का पोषक रहा है। संगीत, साहित्य, स्थापत्य सभी क्षेत्रों में इस शासन के दौरान उल्लेखनीय विकास हुआ। द्रविड़ कला के अंतर्गत गणना किए जाने के बावजूद यह कहा जा सकता है कि विजयनगर ने मंदिर वास्तुकला में कई नए तत्व जोड़े। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया जिसे कल्याण मंडप कहा गया। क्या कहा गया? कल्याण मंडप। ठीक है, यह गर्भगृह के बगल में एक खुला प्रांगण होता था जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह एवं विवाहोत्सव आदि आयोजित किए जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, कल्याण मंडप का संबंध है डी से। ठीक है, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशेष अभिलक्षण था, तो ये विजयनगर, इसका ऑप्शन है विजयनगर, ऑप्शन है डी। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे और प्राचीन भारत के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो पिछले वर्षों में पूछे गए, पिछले 25 वर्षों में पूछे गए, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में जंप करेंगे, मतलब मध्यकालीन भारत का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।